हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं यहाँ पर साइंस का इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस लाइव सेशन को आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह लाइव सेशन होने वाला है आप सभी के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो भी नए व्यूअर देख रहे हैं इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस पर आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको 10th क्लास में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा। तो चलिए, यह टेस्ट सीरीज नंबर 3 है। ये आप सभी का 3 नंबर सीरीज हो गया। अगर आपने 1 से 2 वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, या चैनल पर सर्च कीजिएगा तो भी आ जाएगा, तो आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। तो यह साइंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ गया। इससे पहले कि आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपको जो भी इसका प्रश्न बोलेंगे और इसका आंसर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में करने की जरूर कोशिश कीजिएगा, जिससे यह होगा कि आप सभी को, हमें भी पता चलेगा कि आप सबको कितना यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर पता था पहले से या कितना नहीं पता था। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। तो निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है, यहाँ पर 4 पदार्थों का नाम दिया गया है, रबड़, अभ्रक, हीरा और लोहा। और चारों में से पूछ रहा है आप सभी से कि इसमें से कौन सा जो कि चालक है। तो रबड़ तो नहीं होगा, ना ही अभ्रक होगा और ना ही हीरा होगा। तो क्या है, एक लोहा है जो कि चालक है, इसलिए इसका यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चालक है, तो लोहा है, इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा प्रश्न पूछेगा तो आप सभी को घबराना नहीं है, आंसर अच्छी तरह से करना है, क्वेश्चन को और ऑप्शन को अच्छी तरह से देखकर उसका आंसर करना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या कर रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आप सभी के लिए। तो ये इसका आंसर क्या होगा, पता हो तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिए। वीडियो को थोड़ा सा रोक दीजिए, रोक कर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करके फिर आगे आप देखते जाइए। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो आधी होती है। इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद नहीं है तो आप याद जरूर कर लें। तो चलिए फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले आप सभी को बता दें कि इसी टाइम शाम 7 बजे आप सभी का पर डे या लाइव क्लास चलता है। तो आप शाम 7 बजे जरूर लाइव क्लास में जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जरूर करिए जुड़ने के लिए। चलिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो किसी समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, यहाँ पर दिया है कि -1, यहाँ पर बी में दिया +1, यहाँ पर दिया है सी में 0 और डी में दिया है कोई नहीं। तो समतल दर्पण का आवर्धन आप सभी को पता होना चाहिए क्या होता है, कि बी नंबर ऑप्शन +1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, तो +1 होता है। और ये प्रश्न पूछे तो आप सभी को जहाँ पर भी ऑप्शन में दिखे +1 उस पर आप सभी को टिक कर देना है। तो यही राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। चलिए इसका अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। प्रश्न क्या कर रहा है कि दोस्त कि पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है। तो पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी नंबर ऑप्शन। याद नहीं था, याद कर ले। पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग होता है, तो ग्रेफाइट का उपयोग होता है। इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है। शुरू से लेकर अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या यहाँ पर पूछ रहा है कि कितनी है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आंसर कर देने से ये होगा कि आप सभी को याद भी हो जाएगा और दोबारा आप नहीं भूल सकते हैं। तो अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, तो 114 है। आप सभी को कितना याद कर लेना है, 114। इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 114। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। ए में दिया है कि संरक्षण, बी में दिया है गैल्वेनीकरण, और सी में दिया है पानी चढ़ाना, और डी में दिया है विद्युत अभिघटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को याद कर लेना है ए नंबर ऑप्शन। लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो संरक्षण कहलाता है। इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो ही जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी को देख लेना है क्या कर रहा है प्रश्न क्या कर रहा है कि वैसा पोषण जिसमें जंतु अपना भोजन ठोस तथा तरल के रूप में लेता है कहलाता है। तो वैसा पोषण जिसमें जंतु अपना भोजन ठोस एवं तरल या तरल के रूप में लेता है कहलाता है, क्या कहलाता है, तो प्राणिसम पोषण कहलाता है, या मृतजीवी पोषण, या परजीवी, या स्वपोषी, क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को याद कर लेना है ए नंबर ऑप्शन। प्राणिसम पोषण कहलाता है। इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर याद नहीं हो
तो फिर याद कर ले। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न आ गया। प्रश्न क्या कर रहा है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिकाओं मध्य के खाली स्थान को क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या बोर्ड मॉडल आप सभी के लिए प्रश्न साबित हो सकता है। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो आप सभी को याद कर लेना है सी नंबर ऑप्शन, सिनेप्स कहते हैं इसका। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को याद कर लेना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, यहाँ पर आप सभी का प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आप सभी के 4 विकल्प दिया गया है। इसी तरह आप सभी को बोर्ड एग्जाम में रहने वाले हैं कुछ इस तरह का प्रश्न। और प्रश्न पूछ रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। मान जाइए आपका बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं और इसमें से आप सभी को राइट आंसर बताना होगा, तो क्या बताएंगे इसका राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इसका राइट आंसर आप क्या देने वाले होंगे। तो अगर नहीं पता हो तो देख लीजिए वीडियो को। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, और सूर्य का रोशनी, यानी तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन में केवल एक देता तो आपको एक को टिक करना होगा, मगर ऑप्शन में तीनों दिया है और तीनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर आ गया। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पराग कोश में पाए जाते हैं। तो पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें से मगर आप सभी को राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पराग कोश में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो परागकण पाए जाते हैं। इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख हैं। तो पक्षी तथा चमगादड़ के पंख क्या है? समजात अंग है, या असमजात अंग है, या अवशेषी अंग है, या इनमें से कोई नहीं। आपके पास चारों विकल्प है। चारों विकल्प में से जो राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। नहीं पता है तो आप वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर समजात अंग। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख होते हैं तो समजात अंग होते हैं। इसका यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न पूछेगा तो इस पर ए नंबर ऑप्शन पर टिक कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए होता है। तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होता है? जड़ होता है, रंध्र होता है, या तना होता है, या फूल होता है। तो किसके माध्यम से पौधों में गैस का आदान प्रदान होता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है, बी नंबर ऑप्शन, रंध्र के माध्यम से पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो चलिए फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ गया। प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, या टेढ़ी रेखा में, या किसी भी दिशा में गमन कर सकती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को इसका आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। तो देखते हैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कौन सबसे पहले कर पाते हैं। आई थिंक आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर जो इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन टिक किए हैं, बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। प्रकाश की किरणें हमेशा क्या करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद कर लेना है अगर याद नहीं हो तो। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? आप सभी के सामने 4 विकल्प दिया गया है। चारों विकल्प में से राइट आंसर बताना है। देखते हैं कौन इसका राइट आंसर कर पाते हैं। अगर ये सब पढ़े होंगे तो आप सब कर पाएंगे, अगर नहीं किए पढ़े होंगे तो आप वीडियो को देखते चाहिए। तो सर्च लाइट में परावर्तक सतह होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। अवतल दर्पण का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन नहीं। चलिए इसका अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से यहाँ पर पूछ रहा है कि किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है। तो कोयला का प्रयोग होता है, बायोगैस का भी प्रयोग होता है, एलपीजी यानी आप सभी का गैस जो कि घर में यूज होता है वो इसका एलपीजी कहते हैं, इसलिए ये बी नंबर ऑप्शन भी यूज होता है। सीएनजी का नहीं उपयोग होता है। सीएनजी से आप वाहन चला सकते हैं, जो कि आप दिल्ली या गोरखपुर गए होंगे तो आप सभी को विशेष देखने को मिला होगा। सीएनजी मोटर कार देखने को मिला होगा या कार देखने को मिला होगा, तो इसलिए सीएनजी गैस से आप वाहन केवल चला सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर पूछ रहा है कि उपयोग नहीं होता, इसलिए सीएनजी
LPCNG होगा और उपयोग होता तो ये तीनों ऑप्शन सही होता है। तो इसलिए यह प्रश्न पूछ रहा है कि किसका प्रयोग खाना बनाने के ईंधन में नहीं होता है, तो LPCNG का प्रयोग नहीं होता है। तो चलिए इसका यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या करा कि घरों में विद्युत किससे दुर्घटना किसके कारण होती है। यहाँ पर कारण होना चाहिए, विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, फ्यूज तार से होती है, शॉर्ट सर्किट से होती है, उच्च धारा प्रवाह से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपने सभी ने सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट बार बार सुने होंगे, तो इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट से ही विद्युत में यहाँ पर दुर्घटना होती है, विद्युत का दुर्घटना होती है, इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न क्या कह रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, आप सभी के सामने 4 विकल्प दिया गया और एसआई वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड के एग्जाम से, तो ये सब प्रश्न आप सभी को अच्छी तरह से देखना है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद कर लेना है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर याद नहीं था तो याद कर ले, ये सब प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारण होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारण होता है, आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है, चारों विकल्प में से जो राइट आंसर होगा कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो परावर्तन के नियम से निर्धारण क्या होता है, क्या आपतन कोण परावर्तन कोण होगा, या आपतन परावर्तन कोण आपतन कोण होगा, या यहाँ पर आपतन कोण विचलन कोण होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सबने सुना होगा परावर्तन के नियम क्या होता है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर याद नहीं था तो याद कर ले, क्योंकि ये भी आप सभी के लिए बोर्ड मॉडल प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। प्रश्न क्या कर रहा है कि भोजन का पचना किस प्रकार की प्रक्रिया है या अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है और चारों में से राइट आंसर आप सभी के लिए हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन उपचयन अभिक्रिया। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भोजन का पचना यहाँ पर पचाना किस प्रकार की प्रक्रिया या अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया, इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं बार बार एक ही प्रश्न को 2 बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप सभी को याद ही हो जाए। चलिए यहाँ पर लास्ट प्रश्न, यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न क्या करा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, कोयला है या सूर्य है, पानी है या लकड़ी है। तो काफ़ी चारों तो इंपॉर्टेंट है ही, मगर इसमें से आप सभी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या दिख रहा है, देखते हैं कौन कमेंट सेक्शन में कौन कर पाते हैं इसका आंसर। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य है। जो ये चारों में से इंपॉर्टेंट सूर्य है, इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य है। चलिए यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न यानी आप सभी के लिए प्रश्न है और यह प्रश्न मैथ का है और इसका आंसर आप ही सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं इसका आंसर कौन कमेंट सेक्शन में कर पाते हैं। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद के शून्यों की संख्या कितनी होती है, यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। ए में दिया है 3, बी में दिया है 5 और सी में दिया है 1 और डी में दिया है 2। तो द्विघात बहुपद के शून्यों की संख्या कितनी होती है, इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है और देखेंगे और आप सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर गलत या सही करना है, तभी हमें पता चलेगा कि किसको यह क्वेश्चन आता था और किसको नहीं आता था। तो आपको ये रहा आप सभी का 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन में आप सभी को कहीं पर भी कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और शाम 7 बजे आप सभी को बता दें कि हमेशा लाइव क्लास चलता है आपके किसी न किसी सब्जेक्ट का, तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा और शाम 7 बजे हमेशा शाम को लाइव जरूर क्लास ज्वाइन कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए बोलिएगा। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।